नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र एग्ज़ाम प्रेप में। आज मैं आपके लिए फिर से जो मैंने वन सीरीज़ फॉर ऑल एग्ज़ाम चलाई थी वो लेके आया हूँ। उसमें क्रैश कोर्स आज डे 23 है। इसमें हम हिंदी के अंदर पढ़ेंगे कारक या परसर्ग, और हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम तुगलक वंश 1320 से 1404 तक था जो। उत्तराखंड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम उत्तराखंड में वन आंदोलन, जो आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए बेहद ही लाभकारी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कारक परसर्ग। कारक का अर्थ है क्रिया करने वाला। ठीक है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जो आपस में संबंध दिखाएगा, अभी हम एग्जाम्पल से आपको पूरा समझाएंगे इसको। परसर्ग कारक को व्यक्त करने वाले चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। पहले क्रम है, फिर कारक है, फिर अर्थ है उसका, फिर विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। जैसे कर्ता, क्रिया करने वाला, इसका अर्थ क्या हुआ? क्रिया करने वाला। इसका परसर्ग होता है ने। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, नाने निरारे री, अधिकरण मैं पे पर, संबोधन हे भो अरे। ऐसे आप लोग भी याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ इनके अर्थों के साथ। जैसे कर्ता क्या हुआ? क्रिया करने वाला। परसर्ग होता है इसमें ने। कर्म हुआ जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा उसे, उसका परसर्ग होता है को। करण क्रिया का साधन, से या के द्वारा इसका परसर्ग है। अभी इसको सब डिटेल में समझेंगे हम। संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाए, को के लिए इसका परसर्ग होता है। अपादान अलग होने के, निकलने का भाव, इसका परसर्ग होता है से। संबंध संज्ञा या सर्वनाम के बीच में जो संबंध बताए, जैसे काके की, नानी री, रारे री, सब ये संबंध बोधक कारक होते हैं। अधिकरण क्रिया का स्थान, काल, मैं पर, इसके परसर्ग हैं। संबोधन पुकारने या बुलाने हेतु हे, ओ, अरे। अब जानते हैं इनको एक एक करके। विभक्ति के प्रकार जान लेते हैं पहले। विश्लिष्ट विभक्ति अलग होती है, मतलब जैसे यहाँ पर संज्ञा के साथ प्रयोग, जैसे राम ने, मतलब कि जो परसर्ग होगा वो संज्ञा से अलग होगा। पेड़ पर यहाँ पर अलग है ना, लड़कों को। लेकिन संलिष्ट विभक्ति में क्या होता है? वो संलग्न होते हैं आपस में, सर्वनाम के साथ इनका प्रयोग होता है। जैसे मैं, रा यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं, संबंध बोधक कारक होगा ये। रा, उसे, मतलब कि सब मिलते आपस में चिपके हुए आएंगे, परसर्ग सर्वनाम में चिपके हुए आएंगे। कारकों का विवरण। अब एक एक करके कारक हम डिटेल में पढ़ेंगे। कर्ता कारक जो क्रिया करता है, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। जैसे राम यहाँ पर करता है, इसके साथ विभक्ति चिन्ह लगा है ने। राम ने किताब पढ़ी, सीमा ने नृत्य किया। नोट, अकर्मक क्रिया जैसे हंसना, रोना में ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हंसना ने ऐसा नहीं कहते हम। हंसना रोना के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। अपवाद स्वरूप मैंने, ने आ गया ना यहाँ पर, मैंने छींक मारी, इसमें अपवाद है, जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं। पीछे से अगर ठक ठक की आवाज़ आती है तो डिस्टर्ब ना होना, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है बगल में। कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव हो, विभक्ति चिन्ह को। राम ने रावण को मारा, यहाँ पर प्रभाव किस में पड़ा? कर्म में, तो इसके साथ जो विभक्ति लगी है वो कर्म कारक हो गया। ठीक है, यहाँ पर कर्म रावण है। निर्जीव वस्तु के साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फूल को मत तोड़ो, ये नहीं होगा, फूल मत तोड़ो, ये सही होगा हमारा। ठीक है, ये कभी शुद्ध अशुद्ध में भी आता है तो वहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। करण कारक साधन द्वारा कार्य करना। करण से आप याद करेंगे क्या? उपकरण, जिससे कुछ काम करने के लिए हमें कोई उपकरण चाहिए। ठीक है, साधन के द्वारा कार्य करना। विभक्ति चिन्ह होता है इसका से या के द्वारा। जैसे चाकू से काटो, चाकू यहाँ पर क्या हो गया? उपकरण हो गया। करण कारक के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, उपकरण हो गया। ऐसे ही
अलग अलग चीज़, जैसे भाववाचक संज्ञा को क्रिया विशेषण बनाते समय करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे प्यार भाव है ना, प्यार से बोलो, तो यहाँ पर भी करण कारक का उपयोग होगा। उत्पत्ति सूचक अर्थ में भी करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे कोयला खान से निकलता है, उत्पत्ति हो रही है ना कोयले की खान से। संप्रदान कारक जिन क्रियाओं में कुछ दिए जाने का बोध हो, वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसमें ही जैसे नाम में क्या लिखा है, संप्रदान, प्रदान करना माने किसी को कुछ देना, ऐसे करके दिए जाने के बोध में, ठीक है। विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है इसमें। जैसे राम ने अनिल को फल दिए, कुछ प्रदान किया, कुछ दिया। मोहन ने भिखारी को सिक्के दिए, यहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। नोट है कुछ, उपयुक्त के अलावा, जैसे को के लिए के अलावा भी अतिरिक्त प्रसर्ग होते हैं। जैसे के वास्ते आ गया, के हित, के निमित्त आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक होते हैं। जैसे तुलसी के वास्ते ही राम ने अवतार लिया, राम के हित लक्ष्मण बन गए, मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं, ठीक है। ऐसे अगर कहीं पर आएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। फर्क ध्यान में रखें कुछ, जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक होगा, ठीक है, यहाँ कर्म में प्रभाव पड़ा है। लेकिन अगर राम ने रावण को फल दिए कहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। अब अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, कहीं से कुछ निकलने की चीज़ होगी, रक्षा करने, शिक्षा सीखने, तुलना का भाव प्रकट होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे विभक्ति है, इसमें से का ही प्रयोग होता है। जैसे राम गांव से चला गया, अलग हो गया ना वो गांव से, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। मैं गुरुजी से अंग्रेजी सीखता हूँ, सीखने का भाव आया तो वहाँ पर भी अपादान कारक होगा। प्रेम से राम छोटा है, जैसे प्रेम से राम छोटा है हम लगा देंगे तो यहाँ पर राम, थोड़ा गलत हो गया है, मतलब प्रेम से राम छोटा है अगर लगा देंगे तो हम क्या कर दिए, हमने दोनों में आपस में तुलना कर दी, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक। एक आपके लिए नोट भी है, हिमालय से गंगा निकलती है में अपादान कारक होगा क्योंकि अलग हो रही है वहाँ से। गंगा हिमालय से निकलती है तो यहाँ पर करण कारक होगा। इसका लॉजिक क्या है, अगर स्रोत पहले होगा तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। स्रोत पहले है ना, हिमालय तो स्रोत हुआ गंगा निकलने के लिए। स्रोत अगर बाद में होगा तो करण कारक होगा, स्रोत बाद में है देखो, तो यहाँ पर करण कारक होगा। संबंध कारक संबंध या स्वामित्व दिखाना, अपना कोई स्वामित्व दिखाना है वहाँ पर, मेरा है करके ये। विभक्ति चिन्ह का के की रा रे री, जैसे राम लक्ष्मण का भाई है, दोनों का आपस में संबंध दिखाने के लिए हमने क्या, का प्रसर्ग का प्रयोग किया यहाँ पर। सीता की किताब खो गई, संबंध कारक। तुम्हारी बहन कहाँ है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, री आ गया देखो ये, लेकिन ये क्या होगी, संश्लिष्ट विभक्ति होगी, इसी में जुड़ के आ गया, ठीक है। माँ का लड़का कहाँ गया, आपस में संबंध है ना इनका दोनों का, ये पेपरों में आए हुए हैं, हाँ ठीक है, दोनों के दोनों। अधिकरण कारक स्थान या काल का बोध कराते हैं। विभक्ति चिन्ह होता है इसका मैं, पर, के, मैं, पर, के ऊपर, के मध्य। जैसे शेर जंगल में रहता है, जंगल में रहता है, वो स्थान बता दिया उसका, देखो स्थान। किताब मेज पर रखी है, ये भी स्थान हो गया। परीक्षा मई में होगी, मई क्या हो गया, एक काल बता दिया या समय का बोध हो गया, ठीक है। इसमें संबोधन कारक पुकारने, बुलाने, संकेत करने के लिए। जैसे विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं इसके, हे, ओ, अरे, हे राम रक्षा करो, ऐसे ही कहते हैं ना हम इसमें। अरे भैया रुकिए, अब मैं आपको उत्तराखंड पढ़ाता हूँ। उत्तराखंड में वन आंदोलन, इसमें पहला आंदोलन है हमारा चिपको आंदोलन, 1974 में हुआ था। ये गौरा देवी हैं और ये वनों से चिपकी हुई महिलाएं हैं, मतलब पेड़ों से। स्थान हुआ रैणी गांव में हुआ था, चमोली के। नेतृत्व किया था गौरा देवी ने, इनके पति का नाम मेहरबान सिंह था।
तारीख 26 मार्च 1974 को हुआ था ये चिपको आंदोलन। ये भी जानकारी हमको दी थी बाली देवी ने, जो इन्हीं में से एक सदस्य थी। 1986 को गौरा देवी को इंदिरा गांधी वृक्षमित्र पुरस्कार दिया गया। इनकी साथी महिलाएं थी लीलामती, उमा देवी, गुमती देवी, गोमा देवी, परसा देवी, मूसी देवी, हरकी देवी, तिलाड़ी देवी, संग्रामी देवी, बाली देवी। कुल 27 महिलाएं थी। ये नाम इसलिए ऐड किए हैं मैंने, कभी कभी पूछ देता है ऐसे सवाल भी आजकल फंसाने के लिए। उद्देश्य था इसका वनों में अवैध अंधाधुंध कटाई को रोकना। क्या प्रसंग क्या हुआ था कि साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री द्वारा जंगल को काटने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर कुछ फैक्ट्री लगाते हैं करके, तब ये सब की सब महिलाएं इकट्ठा हुई और इनको काटने नहीं दिया था। इस आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा फिर? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू हो गया। 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर अब रोक लगा दी गई। इसमें प्रमुख योगदानकर्ता और भी लोग थे, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। इन्होंने नारा दिया कि हिमालय बचाओ देश बचाओ। गोविंद सिंह रावत जी थे, चंडी प्रसाद भट्ट जी थे। और महिलाओं ने नारा दिया 1977 में, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का आधार। साहित्य एक किताब भी लिखी है शेखर पाठक जी ने, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री। 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार भी दिया गया। झपटो छीनो आंदोलन 1998 में हुआ। स्थान था लाता, तोलमा, रैणी, चमोली में। तारीख थी 21 जून 1998 को। नेतृत्व किया था इसका गोविंद सिंह रावत, कामरेड इनकी उपाधि थी। उद्देश्य क्या था? नंदा देवी पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना। वनों पर पारंपरिक अधिकार बहाल करना। जो पहले से पारंपरिक अधिकार जो चल रहे थे कि यहाँ पर कटाई करेंगे, ये करेंगे, उन अधिकारों को बहाल करना और नंदा देवी पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना। घटना क्या हुई उस टाइम? ग्रामीण अपने पशुओं को लेकर नंदा देवी पार्क के में चले गए थे। तब झपटो छीनो आंदोलन है इसका नाम। दुंगा पैंतोली आंदोलन 1980 में हुआ। स्थान था दुंगा पैंतोली, चमोली में स्थित है ये गाँव। प्रणेता थी इसकी मथुरा देवी। विरोध क्या किया इन्हें? बांस के जंगलों को उद्यान विभाग को सौंपे जाने का विरोध में महिलाओं ने आंदोलन किया। बांस का जंगल उस समय उद्यान विभाग को सौंप रहे थे, तो इन लोगों ने आंदोलन कर दिया था। ये सवाल बन गए हैं, ये इनमें से बहुत से सवाल बने हैं। ये भी बना है मतलब हाल ही में, बांस के जंगल काटे जाने के लिए कौन सा आंदोलन था। परिणाम क्या हुआ? सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। मैती आंदोलन 1995 में। प्रणेता थे इसके कल्याण सिंह रावत जी, ये हैं कल्याण सिंह रावत। स्थान था ग्वालदम, चमोली में। पेशा इनका ग्वालदम में इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं ये। जन्म इनका 1953 में हुआ, बैनोली गांव नाटी में, चमोली के अंदर ही। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1974 में की। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया होगा, जहाँ मैंने संस्थान पढ़ाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो। उद्देश्य था इस संस्था को स्थापित करने का पर्यावरण संरक्षण, दुर्लभ वन्य प्राणियों की रक्षा करना। एक विशेष परंपरा भी इस आंदोलन के ये मैती आंदोलन के दौरान चलाई गई कि शादी में वर वधू द्वारा एक पौधे का रोपण किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, शादी के बाद मतलब कि यहाँ एक अभी भी प्रथा है कि एक पौधा रोपते हैं। उसकी देखभाल कौन करेगा? लड़की के मायके वाले करते थे उसकी देखभाल। ठीक है, हमारी लड़की तो चलेगी, तो अब लड़की का स्वरूप ये है तो हम उसकी देखभाल करेंगे करके, ऐसा कुछ है इसके पीछे। मुख्य अभियान चलाए इन्होंने लोक माटी, कल्याण सिंह रावत जी ने चलाए थे मुख्य अभियान। लोक माटी वृक्ष अभिषेक समारोह, देवभूमि क्षमा यात्रा, रजत जयंती रथ यात्रा, गांव की ओर चली पदयात्रा। 2020 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अब बात करेंगे हम टिहरी राज्य रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 की। यह स्थान था इसका भिलंगाना टिहरी। प्रणेता थे इसके सुरेश भाई। इनका जन्म हुआ था 1964 में
बूढ़ा केदार टिहरी में। सरकारी नौकरी छोड़कर इन्होंने समाज सेवा को समर्पण कर दिया था। एक इन्होंने संस्थान भी की स्थापना भी की थी, हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान की स्थापना 1995 में की इन्होंने उत्तरकाशी में। आंदोलन का कारण आज तक रयाला के जंगलों में वृक्षों पर चिन्हों के बावजूद सुरक्षित है, मतलब कि उन काटने के लिए उनमें चिन्ह लगा ही दिए थे, तब भी इनको मतलब काटने नहीं दिया और रक्षा सूत्र बांध दिया, जैसे रक्षा धागा नहीं बांधते लाल कलर का हाथ में, वैसे ही पेड़ों में बांध दिया था। इस आंदोलन का नारा था, ऊंचाई पे पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। ये इस आंदोलन का नारा था। विरोध, पेड़ों की कटाई के विरुद्ध रक्षा सूत्र आंदोलन, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए रक्षा सूत्र बांध दिए थे उनमें रक्षा करने के लिए। अन्य ऐतिहासिक वन आंदोलन कुछ, जैसे कुंजड़ी वन आंदोलन 1903-4 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था अमर सिंह ने, जो करों की बढ़ोतरी के खिलाफ था। उस समय कर को बढ़ाया जा रहा था, तो उसके विरोध में एक कुंजड़ी वन आंदोलन किया गया था। 1977 का वन आंदोलन, नीलामी विरोध आंदोलन भी कहते हैं इसे, अक्टूबर 1977 में हुआ। इसका विषय था, वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन की शुरुआत हुई। घटनाक्रम जानते हैं हम क्या क्या हुआ उस दिन। नीलामी की तिथि स्थगित कर 27 नवंबर तय की गई। जो पहले नीलामी की तिथि थी उसको तो स्थगित कर दिया गया, फिर 27 नवंबर को तय की गई। उस दिन हड़ताल हुई और तोड़फोड़ हुई बहुत सारी। नैनीताल के सैले हॉल में आंदोलनकारियों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। ये लकड़ी का हॉल था एक, इसको आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद छात्रों की गिरफ्तारियां हुई। फरवरी 1978 में संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। जनशक्ति का उदाहरण, द्वाराहाट, चौचरी, पालड़ी, बागेश्वर में ढोल नगाड़ों के साथ वन कटान रोका गया। सबने मतलब ढोल नगाड़े बजा के सब वन कटान आंदोलन में, सबके सब यहाँ भी आंदोलन होने लग गया, यहाँ भी आंदोलन होने लग गया, सब जगह आंदोलन का कटान रोका गया, मतलब वनों का कटान रोका गया। अब बात करते हैं हम फेमस है जो रवाई आंदोलन, तिलाड़ी हत्याकांड भी कहते हैं इसे, 30 मई 1930 को हुआ। स्थान था रवाई क्षेत्र, टिहरी रियासत में पड़ता था ये। राजा नरेंद्र शाह थे उस समय। इन्होंने नया वन कानून लागू किया जिसमें किसानों की भूमि को भी वन भूमि में घोषित किया जा सकता था, मतलब जो किसानों की भूमि थी उसको भी हम वन भूमि घोषित कर सकते थे। इसलिए इस आंदोलन का विरोध हो रहा था, कर रहे थे किसान लोग। जनता ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई इसमें, आज़ाद पंचायत की घोषणा कर दी। इन्होंने एक आज़ाद पंचायत बना दी दयाराम रवाल्टा के उसमें। फिर रियासत के खिलाफ जन विद्रोह शुरू हो गया। घटना क्या हुई कि दीवान जो चक्रधर जुयाल था उसमें, जिसे उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहते हैं, इसने आंदोलनकारियों पर गोली चलवाई गई, मतलब जो तिलाड़ी जो जगह है वहाँ पर आंदोलनकारियों पर गोली चलवाने का आदेश दे दिया था इसने। सैनिक और सैकड़ों किसान शहीद हो गए। जैसे तब इसको जनरल डायर कहने वाले थे, क्योंकि जलियांवाला बाग कांड में भी ऐसा ही हुआ, जैसे सब सभा कर रहे थे तो उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। 30 मई को आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आंदोलन को ही तिलाड़ी आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि ये तिलाड़ी के मैदान में हुआ था। खास पट्टी वन आंदोलन 1906-7 में हुआ। स्थान था इसका गढ़वाल क्षेत्र। घटना क्या हुई कि जनता ने जो वन अधिकारी थे उसमें सदानंद गैरोला जी, उनको रस्सी से बांध के रख दिया था। इसके चक्कर में ही आंदोलन हो रहा था। उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन, अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आंदोलन है, फिर स्थान प्रणेता हैं, फिर उनके प्रारंभ वर्ष हैं। रवाई आंदोलन, तिलाड़ी रवाई आंदोलन या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी रियासत में हुआ था। दयाराम रवाल्टा उसमें इन्होंने आज़ाद पंचायत की स्थापना की थी। प्रारंभ वर्ष इसका 1930 था। चिपको आंदोलन चमोली में गौरा देवी इसकी प्रणेता थी, 1974 में हुआ था। 1977 का वन आंदोलन राज्य स्तरीय था, सब जगह राज्य में हुआ, मैंने आपको बता दिया 1977 में। डूंगा पैंतोली आंदोलन चमोली में हुआ, मथुरा देवी इसमें प्रणेता थी इसकी, 1980 में हुआ था। पानी राखो आंदोलन उफरैंखाल पौड़ी में हुआ, ये ऊपर नहीं आया है तो यहाँ पर देख लेना।
पानी राखो आंदोलन उफरैंखाल पौड़ी में हुआ, सच्चिदानंद भारती ने किया था, इसके प्रणेता थे, 1989 में हुआ था। रक्षा सूत्र आंदोलन भिलंगाना क्षेत्र में हुआ था, टिहरी के सुरेश भाई इसमें मुख्य प्रणेता थे, 1994 में हुआ था। जपटो चीनो आंदोलन चमोली में गोविंद सिंह रावत इसमें मुख्य थे, 1998 में हुआ है। मैती आंदोलन चमोली में हुआ, कल्याण सिंह रावत इसमें प्रणेता थे, 1995 में हुआ था। ये कहीं पर 1996 भी दिया है, लेकिन इसको 1995 मानना आप। अब बात करते हैं हम कैंपा योजना की। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसका निर्देश दिया 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कैंपा फंड कोष का निर्माण किया। इसकी स्थापना भारत में 2004 में हुई, लेकिन उत्तराखंड में 2010 में हुई। कानून था इसमें प्रतिपूरक वन रोपण अधिनियम 2016 के तहत किया गया। उद्देश्य था इसका वन रोपण का पुनर्विकास, वन्य जीव का संरक्षण करना, मृदा व जल संरक्षण करना, पर्यावरण क्षति की भरपाई, वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका संचालन किया उत्तराखंड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण उत्तराखंड कैंपा द्वारा। यही उसकी हिंदी में यह है, मतलब ये है, और इंग्लिश में ऊपर मैंने आपको बता दिया फुल फॉर्म। तुगलक वंश 1320 से 1404 तक रहा, पूरे इतने एरिया में फैले रहा जितना भी ये पिंक में दिख रहा है आपको। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा राज करने वाला वंश था। उत्पत्ति और संस्थापक तुगलक वंश करोना तुर्क जाति से संबंधित थे। तुर्कों की एक करोना जनजाति थी, उससे संबंधित था तुगलक वंश। इसका संस्थापक था गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक। इसका शासनकाल रहा गाजी मलिक का 1320 से 1325 ईस्वी तक। अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक था। अलाउद्दीन खिलजी के समय जिनकी भूमि छीनी गई थी, उन्हें ज़मीन वापस दिलाई इसने। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने नहर निर्माण कराया। डाक व्यवस्था को इसने सुदृढ़ करवाया। निजामुद्दीन औलिया से इसका विवाद हो गया था। ये उसमें बंगाल में था, मतलब ये गयासुद्दीन तुगलक तो वहाँ से दिल्ली की तरफ लौट रहा था, तो इसने निजामुद्दीन औलिया उसमें सूफी संत थे, इनके बीच में आपस में लड़ाई जैसी ठनी हुई थी, मतलब ठीक है। तो उसने कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ, तो तुम दिल्ली छोड़ दो करके, ये निजामुद्दीन औलिया से। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, तो दिल्ली अभी दूर है वाली बात, तुम अभी बंगाली में हो, दिल्ली बहुत दूर है। तब इन्होंने डायलॉग मारा था ये। बंगाल से लौटते समय मंडप गिरने से मृत्यु होगी। बंगाल से लौटते समय ही जब एक जगह कहीं पर मंडप लगाया था, तो वहाँ एक लकड़ी का मंडप था, फिर हाथी जैसे जाता है अंदर तो वो मंडप पूरा टूट जाता है, तो इसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देखो निजामुद्दीन औलिया ने पहले ही कह दिया था कि दूर है, वो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। इब्न बतूता ने इस हत्या का शक मोहम्मद तुगलक पर जताया, मतलब कि मोहम्मद तुगलक ने कच्चा महल, ये जो मंडप बनाया था, एक लकड़ी का जो पंडाल बनाया था वो कच्चा बनाया था, तो तब जो इब्न बतूता भी उस समय मोरक्को से यहाँ आया हुआ था मोहम्मद तुगलक के समय में, तब इसने हत्या का शक इसके ऊपर लगा दिया क्योंकि अगला राजा यही बनेगा करके। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासक रहा। इसका एक नाम जोनाखा भी है। विद्वान था लेकिन असफल योजनाओं वाला सुल्तान था, ठीक है। सबसे पढ़ा लिखा विद्वान था ये पूरा दिल्ली सल्तनत में, लेकिन इसी को बेवकूफ़ शासक, बहुत आप लोग जानते हैं क्या क्या कहते हैं इसको। अपने युग का अरस्तु कहा जाता है इसे, क्योंकि ये बहुमुखी प्रतिभा वाला था, पढ़ने लिखने में भी तेज था, सब चीज़ में इसने और चीज़ें भी बहुत सारी की। रक्त पिपासु भी कहते हैं इसको, प्रिंस ऑफ मनी अर्स भी कहते हैं, नई मुद्रा चलाने के उसमें। हिंदुओं और निम्न वर्गीय मुसलमानों को उच्च पदों पर इसने नियुक्त किया। ये सब सवाल आए हुए हैं, ठीक है। जैन साधु जिन प्रभासूरी से इसके घनिष्ठ संबंध थे, जो उसमें जैन साधु थे उससे घनिष्ठ संबंध थे, और ये हिंदुओं का त्यौहार होली भी मनाता था। इसने स्वर्गद्वारी नगर एटा की स्थापना की। एटा में स्वर्गद्वारी नगर बसाया इसने।
1340 में इसने सिक्कों पर अपना नाम हटाकर खलीफा मुस्तकफी बिल्लाह का नाम अंकित करवाया। इसकी प्रमुख योजनाएं क्या क्या थी? दोआब में कर वृद्धि करी इसने। दोआब में वैसे अकाल चल रहा था। दोआब मतलब यहाँ पर, ये जैसे ये होगा तो यहाँ पर को दो नदियों के मिलने का स्थान। उस समय बहुत उपजाऊ है करके इसने सोचा कि यहाँ पर से बहुत सारा लाभ कमाऊंगा मैं, और क्योंकि वो था, लेकिन उसमें अकाल चल रहे थे, अकाल पड़ा था, तो किसानों ने इस दोआब में जो कर वृद्धि की उसका विरोध किया। फिर इसने, अब इसको जब असलियत पता चली, क्योंकि ये तो दिल्ली में था, वहाँ से नीचे ही लगा रहा था ये, उसमें इतने संसाधन भी नहीं थे, तो इसको जब बाद में असलियत पता चली तो इसने क्या किया कि सोनधरी ये किसानों को ऋण देने की योजना बनाई। सोनधरी एक ऋण योजना थी, मतलब किसानों का नुकसान कर दिया तो अब उनको ऋण दूंगा करके। राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली यहाँ हो गया, दौलताबाद नीचे हो गया। इसने जबरन पलायन, जनता नाराज, गर्मी से हज़ारों की मौत होगी। अब इसने दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए, दौलताबाद क्यों ले जा रहा था? ये नीचे था दौलताबाद, ठीक है, तो ताकि दक्षिण में भी मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो सके करके इसने यहाँ भी राजधानी स्थापित की, जिससे कि दोनों तरफ को देख पाए, बीच में को। लेकिन अब जब वहाँ से सारी जनता को, जो मुसलमान जितने थे उनको नीचे की तरफ को, मतलब दक्षिण की तरफ को भेजा। उसमें था गर्मी का टाइम, तो अब इतनी सुविधाएं तो थी नहीं, ज़्यादातरों की लू लगने से मौत हो गई। इसने मुर्गियों तक को पैदल चलवा दिया था, ऐसा भी लिखा गया है किताबों में। प्रतीक मुद्रा चलाई इसने, टोकन करेंसी। बाकी हम एक कहानियाँ डिटेल में पढ़ेंगे, हिस्ट्री जब मैं डिटेल में लाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मैं खुद ही रोकना पड़ता है मैंने अपने को कि इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। प्रत्येक मुद्रा, कांसे की मुद्रा चलाई इसने, अदली प्रचलित की, ठीक है इसने। लेकिन क्या हुआ, नकली सिक्के बनने लगे, व्यापार। अब इसको, इसने जो इसे मुद्रा बनाई थी, इसकी जो प्रणाली थी, इसको गुप्त नहीं रखा, मतलब कैसे मुद्रा बनती है करके, तो इसने गुप्त नहीं रखा। अब लोग घर घर में मुद्राएं बनाने लगे। अब पूरी बाजार में नकली सिक्के हो गए, असली नकली का भेद ही पता नहीं हो पा रहा था। तो इससे क्या हुआ, व्यापार ठप हो गया। अब सब हर जगह नकली डॉलर हो गए थे, तो इससे ये योजना भी असफल हो गई। खुरासन अभियान किया इसने। खुरासन, उसमें ईरान में अशांति, मतलब ईरान में, उसमें ईरान और मिस्र के बीच आपस में लड़ाई टाइप की हो रही थी। तो इस अशांति का इसने सोचा कि खुरासन में आक्रमण करूंगा और अपने में मिला लूँगा। इस अशांति का लाभ उठाने की सोची इसने, बड़ी सेना तैयार की। जैसे ये जाने लगा आधे तक, तो मिस्र ने क्या किया, मिस्र से संधि विफल होगी। मिस्र ने, मतलब जो संधि में था, मिस्र संधि में विफल हो गया, मतलब, तो ये अभियान रद्द करना पड़ा उस समय। इसमें भी नुकसान हो गया सब चीज़ करके। कराची अभियान, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में अभियान किया, इसमें भी इसको भारी नुकसान हो गया था। कृषि सुधार योजनाएं चलाई इसने। सब जगह इसकी किस्मत भी खराब थी, एक ऐसा ही है इसका भी। विदेशी दूत मंडल, इराक, मतलब इसने विदेशियों के दूत मंडल उसमें भारत में आए। जैसे इराक से मूसा आया, मूसा था यहाँ का राजा उसमें। चीन में तैवान और तैमूर था। ख्वारिज में ईरान के दूत भी आए, यहाँ से दूत मंडल आए थे, मतलब भारत में। इसका धार्मिक दृष्टिकोण देखें तो हम, खलीफा से इसने मंसूर प्राप्त किया 1343 में। मंसूर एक उपाधि होती थी उस समय पर। अजमेर ख्वाजा मुहिद्दीन और बहराइच सालार मसूद के इसने दर्शन किए, ठीक है। अजमेर में जो ख्वाजा मुहिद्दीन थी और सालार मसूद के इसने दर्शन किए। कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मृत्यु होगी इसकी 1351 में, सिंध के ठट्टा अभियान के दौरान। किस अभियान के दौरान हुई? तो ठट्टा अभियान के दौरान। इसमें बदायूनी लिखता है कि सुल्तान को अपनी रियाया और रियाया को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक रहा, लोक कल्याणकारी सुल्तान था। इसकी माँ का नाम हिंदू माँ थी, इसकी नैला देवी का पुत्र था ये। मलिक मकबूल तेलंगाना के एक ब्राह्मण मुस्लिम थे, ठीक है। मतलब कि पहले ब्राह्मण थे वो, बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, तो उनको इसने क्या किया, वजीर और खाने जहाँ बनाया, ठीक है, मलिक मकबूल को।
इसने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। जौनपुर और फतेहाबाद की स्थापना की इसने। एक कंस्ट्रक्शन से बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है। प्रशासनिक सुधार, मोहम्मद तुगलक द्वारा दिए गए किसानों का ऋण माफ़ किया इसने। वंशानुगत सेवाएं लागू की, मतलब कि जब जो पिता की जगह में पुत्र आएगा या दामाद आएगा या दास की नियुक्ति, मतलब कि जो दास हैं उनमें भी जैसे पिता दास थे तो उसकी जगह पुत्र भी, उसका पुत्र भी दास बनेगा करके वंशानुगत सेवाएं लागू की। नगद वेतन के बजाय जागीरें प्रदान की। वेतन नहीं देता था, जागीरें प्रदान की। जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने राजस्व का सही मूल्यांकन हासिल करवाया, ख्वाजा हसामुद्दीन द्वारा। लोक कल्याणकारी कार्य, सिपा खाना, दारुल सिपा निःशुल्क अस्पताल बनाया इसने। रोजगार कार्यालय बेरोजगारों को काम देने के लिए चलाया। निकाह कार्यालय गरीबों की शादी हेतु आर्थिक सहायता देता था। 1200 बागों का निर्माण करवाया इसने। उद्यान प्रेम दिखाया इसने। ये सब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। दास विभाग, दीवाने बंदगान बनाया। 1.8 लाख दास, हर दास को 10 से 100% वेतन देता था। नहरों का निर्माण कराया। हरियाणा दिल्ली में सिंचाई सुविधा, इसने नहरों का निर्माण अब हरियाणा से दिल्ली के बीच में सिंचाई सुविधा के लिए बनाया। पहले गयासुद्दीन तुगलक ने कर दिया था, इसने विस्तार किया नहरों का। उद्योगों का विकास किया इसने। रतीबी कारखाना, मनुष्यों और पशुओं के लिए भोजन की स्थापना की। गैर रातीबी कारखाना शाही परिवारों की आवश्यक वस्तुओं के लिए खोला गया। चलन में लाए सिक्के, संसगनी चांदी का सिक्का, अध तांबे का, जीतल का आधा सिक्का। जीतल का मतलब आधा होता था ये। विख तांबा जीतल का चौथाई हिस्सा होता था। धार्मिक दृष्टिकोण देखें तो है इस्लामिक कट्टरता था, ये कट्टर था, ठीक है। सूफी महिलाओं और सूफी मकबरों पर जाने पर इसने प्रतिबंध लगाया। उत्तराधिकारी और पतन, फिरोज के 2 पुत्र फतेह खां का मृत्यु होगी। मोहम्मद शाह ने फिर शासन किया, ठीक है। उत्तराधिकार संकट के बाद तुगलक शाह द्वितीय, ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अबू शाह, मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 1398 में इसके समय में तैमूर का आक्रमण हुआ। दिल्ली पर हमला, 15 दिन नरसंहार और लूटपाट। तैमूर ने बहुत आक्रमण किया मतलब। नसरुद्दीन मोहम्मद गुजरात भाग गया। वंश का अंत कैसे हुआ? 1412 में नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु होगी। 1414 में दौलत खां पर खिज्र खां का हमला हुआ। तुगलक वंश का अंत हो गया। इसी से दौलत खां पर खिज्र खां ने हमला किया और तुगलक वंश का अंत हो गया। और खिज्र खां क्या करेगा, अब सैयद वंश की नींव रखी इसने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।